आज के वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करता हूं। ये कहानी फ्रांस की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रांस के लोग ही देखें, क्योंकि इसका जुड़ाव भारत से भी है। दुनिया के अधिकांश देशों से इसका जुड़ाव है। और जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, उसका एक एक शब्द मीडिया रिपोर्ट से ही लिया गया है। इस कहानी के मुख्य किरदार का नाम है नाहेल, और वो अल्जीरियाई मूल का एक लड़का है, किशोर है, फ्रांस में रहता है। और उसकी उम्र जो है वो सिर्फ 17 साल है। वो डिलीवरी का काम करता था, और डिलीवरी का मतलब जैसे घर में खाना वाना या बाकी चीज़ों की डिलीवरी होती है ना, उस तरीके का काम। लेकिन वो मर्सिडीज चलाता था। बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि अपने यहाँ अगर कोई डिलीवरी बॉय हो तो वो साइकिल भी रख ले तो बड़ी बात होती है। लेकिन चूंकि फ्रांस है, वहाँ डिलीवरी बॉय था, लेकिन वो मर्सिडीज चलाता था। और उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, क्योंकि उसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं था, मन नहीं लगता था उसका। अब ऐसा नहीं है कि उसके पास संसाधन नहीं थे, क्योंकि फ्रांस की सरकार ने इतने संसाधन दे रखे हैं अपने देश में कि वहाँ जो अमीरों का बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है वो सरकारी स्कूल होता है, और उसी में वो नाहेल भी पढ़ सकता था। लेकिन उसने पढ़ाई नहीं की। अब जब पढ़ने में उसका मन नहीं लगा तो उसने ये सोचा कि इलेक्ट्रीशियन बन लिया जाए। कॉलेज में एडमिशन भी लिया, लेकिन वहाँ भी उसका अटेंडेंस अच्छा नहीं था। लेकिन उसका डिलीवरी का काम शुरू हो गया। नाहेल को गाड़ी चलाने का इतना शौक था कि फ्रांस सरकार की ऐसी हैसियत हो जाए कि उसे रोक दे, क्योंकि उसकी उम्र 17 साल, तो कई वर्षों से वो चला रहा था। तो मैंने जो रिपोर्ट देखी, और रिपोर्ट से बता रहा हूं दोस्तों, 2021 के बाद नाहेल को 5 बार पुलिस जांच से गुजरना पड़ा। वो पुलिस के आदेश को बार बार इग्नोर करता रहा। अब चूंकि उसकी उम्र 17 साल है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि अब अपने देश में क्या 18 साल होगा तभी तो आप बालिग कहलाएंगे और ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। पिछले हफ्ते भी कुछ वक्त के लिए उसे हिरासत में लिया गया था, क्योंकि वो सितंबर 2022 में जुवेनाइल कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ था। लेकिन पिछले हफ्ते मंगलवार को जब ट्रैफिक पुलिस ने उसे देखा तो पहचान लिया। उसने उसे तत्काल रोका, और उसके बाद उस गाड़ी में ये भी पता चला कि पोलैंड की नंबर प्लेट थी, 2 यात्री भी थे। लेकिन जब पुलिस ने रुकवाया तो जब बाद में वीडियो आया दोस्तों, तो उसने गाड़ी चला दी। मतलब पुलिस वाले को घसीटने की कोशिश की, जो वीडियो आया। और उसके बाद पुलिस वाले ने उस पर गोली चला दी, और देखते ही देखते नाहेल की मौत हो गई। इसमें एक बात ऐड करनी पड़ेगी, फ्रांस में पुलिस वालों को यह अधिकार दिया गया है कि अगर उसे लगता है कि उसकी जान को खतरा है तो वो सामने वाले पर गोली चला सकता है। लेकिन क्या, देखते ही देखते दोस्तों पूरा फ्रांस जलने लगा, सुलग उठा, हर तरफ आगजनी, और मतलब इतना दंगा जो फ्रांस के इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखा। यूरोप के कई देशों में ये दंगा फैल गया। फ्रांस के कई शहरों में लूटपाट की घटनाएं शुरू हो गई, वो भी खुलेआम। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कॉपीराइट और गाइडलाइंस का भी एक चक्कर होता है। तो आप सोशल मीडिया पर सिर्फ फ्रांस बर्निंग अगर डालेंगे ना, तो आपको तमाम वीडियो दिखने लग जाएंगे। लेकिन जब ये दंगे शुरू हो गए, हिंसा लूटपाट शुरू हो गई, फ्रांस और पूरे यूरोप का जो लिबरलिज्म है, मल्टीकल्चरलिज्म है, वो दहाड़े मारने लगा। लेकिन जानते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, उसमें सिर्फ यही दिखाया गया कि एक लड़के की मौत की वजह से ही ये दंगे फैल गए। और इस आग के पीछे दुनिया के हर समाज में पनप रही एक ऐसी त्रासदी जिसे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम छिपाना चाहता है, वो सामने नहीं आ पाया। लेकिन सवाल तो उठेगा ना कि एक लड़के की मौत के बाद क्या पूरे यूरोप में दंगा फैल जाएगा? क्या फ्रांस की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में आग लगा दिया जाएगा?
आज मैं दोस्तों इस वीडियो में इसी मानसिकता को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के वीडियो में फ्रांस के उस दंगे की बात करूंगा, उस दंगे की चर्चा करूंगा जो पिछले कई दिनों से उसकी आग बढ़ती चली जा रही है। पेरिस के बाद दूसरे अन्य शहरों में भी वो दंगा फैलने लगा है और उस दंगे का रंग भी वैसा ही है जैसा भारत में जब दंगे होते हैं तो उसी तरह की तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं। और ये दंगा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई दिन गुजर गए दोस्तों, एक हफ्ता हो गया और इन परिस्थितियों में सोशल मीडिया पर ये बात होने लगी है कि फ्रांस को योगी मॉडल अपनाने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन दंगों पर काबू नहीं पा रहे हैं और ये दंगा धीरे धीरे बेल्जियम और स्विट्जरलैंड जैसे पड़ोसी देशों तक फैल गया है। और जानते हैं दोस्तों, फ्रांस में जो ये ताज़ा दंगा हुआ है, वहाँ की सबसे पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, उसको भी आग में उस पर आग लगा दी गई है, उसे भस्म कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, और जिस तरह के दृश्य आ रहे हैं वो देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि अचानक से ये दंगे भड़क उठे हों, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। और इसीलिए जब इतनी बड़ी लाइब्रेरी, जो फ्रांस की सबसे पुरानी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें आग लगाई गई, तो फिर इसकी तुलना भारत में जो 900 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे आग के हवाले कर दिया गया, जहां की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, भारत का ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी दोस्तों, सबसे पुरानी, उसे आग के हवाले कर दिया गया। और यहाँ 90 लाख पुस्तकें थी, पांडुलिपियाँ थी। इसे आग किसने लगाया? इस पर बख्तियार खिलजी ने 1193 में जला दिया था। तो वहाँ 90 लाख से अधिक पुस्तकें थी। और क्या उसी सोच ने, जिस सोच ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले किया, क्या उसी सोच ने आज फ्रांस की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को जला दिया? इसमें भी 10 लाख से अधिक पुस्तकें थी। इस बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। आज फ्रांस, जब ये घटनाएं हो रही हैं, तब मैं ये आपको ये बात बता रहा हूँ। आज फ्रांस इस दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ उसे अपने मल्टीकल्चरलिज्म के मॉडल को बचाना है और दूसरी तरफ उस सोच को पनपने से रोकना है जो ये मानती है कि इस दुनिया में सिर्फ एक संस्कृति के लोगों को ही रहने का हक है, एक ही संस्कृति। आपको मैं पोलैंड की भी कहानी बताऊंगा, दूसरे देशों की भी बताऊंगा, जहां ये बात उठती है कि एक ही संस्कृति के लोग रहने चाहिए। क्योंकि याद रखिए, तमाम सुविधाओं संसाधनों को देने के बाद भी ये सोच आज तक नहीं बदली है। एक बात याद रखिए दोस्तों, फ्रांस वो देश है जिसने स्वतंत्रता की अवधारणा पूरी दुनिया को दिया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की मशाल लेकर चलने वाला ये देश है, लेकिन इस देश को भी इस्लामिक रेडिकलिज्म और आतंक को रोकने के लिए अभी हाल ही में कानून पारित करना पड़ा है। आज जैसी आग फ्रांस में लगी है ना, ऐसी ही आग, इसी प्रकार की आग 2005 में दंगों से लगी थी। और उस समय तो बल्कि फ्रांस को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी। वही परिस्थितियां आज भी पैदा हो रही हैं। और 2005 में क्या हुआ था ये भी आप समझ लीजिए। 2 लड़कों के ऊपर पुलिस को शिकायत आई, पुलिस पहुंची, पुलिस को देखते ही दोनों बच्चे भागने लगे और उसके बाद वो ऐसी जगह छिप गए जो पावर स्टेशन था, वहाँ पर उसे करंट लगा, दोनों की मौत हो गई। और उसके बाद पूरा फ्रांस दंगों की आग में झुलसने लगा था। एक और चीज़ आपको, एक और पुरानी घटना आपको याद दिलाता हूँ। 2005 में फ्रांस की एक पत्रिका ने एक विवादास्पद कार्टून बनाया था जिससे पूरे देश के साथ पूरी दुनिया में आग लग गई थी। भारत में भी उसका विरोध प्रदर्शन हुआ था और इस कार्टून के प्रकाशित होने के 10 साल बाद उस पत्रिका के कार्यालय पर आतंकी हमला किया गया जो 3 दिनों तक आतंकवादियों के कब्जे में रहा।
वहां काम करने वाले कई लोग मारे गए। और जानते हैं, इसके बाद 2020 में आइए, एक अध्यापक जो क्लास में इतिहास पढ़ाते हुए फ्रांस में अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हुए उसी चार्ली हेब्दो के उसी कार्टून को दिखाया, तो उसी क्लास के छात्र ने उसका सिर काट लिया। ये फ्रांस की ही घटना है दोस्तों। और अध्यापक का सिर तब काटा गया जब वो स्कूल से बाहर निकलकर सड़कों पर आ चुका था। यानी पूरी तरह से सोच समझकर इस घटना को अंजाम दिया गया। अब आप फ्रांस के बारे में थोड़ा समझिए। फ्रांस में दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुस्लिमों की है और ये पेरिस और आसपास के शहरों के उपनगरों में बाहर से बसे हैं। इन पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। ये बाहर के देशों से आए हुए लोग हैं, गरीब हैं, और फ्रांस की सरकार इन पर बड़ा ध्यान देती है, इनकी सुविधाओं का ख्याल रखती है, इन्हें हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, इन्हें इनकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है। लेकिन जानते हैं, शरणार्थियों की तरह आया ये समाज, ये जो मुस्लिम समाज है, अपने आप को फ्रांस की मूल भावना जो मल्टी कल्चरलिज्म की भावना को आगे बढ़ाता है, टॉलरेंस की बात करता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और यही वजह है कि आज फ्रांस में जो दंगा भड़का है, उसे रोकने में, सिर्फ पेरिस की बात कर रहा हूँ, 45,000 पुलिस बल भी कम पड़ रहे हैं। इस दंगे को रोकने के लिए हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, फिर भी दंगा नहीं रुक रहा है। और आग लगाने वाली ये भीड़ सोच रही है कि लाइब्रेरी में आग लगाकर फ्रांस की उस सोच को, फ्रांस की उस संस्कृति को खत्म कर देगी। और ये सब जानते हैं दोस्तों कब हो रहा है? जब गोली चलाने वाले, जिस पुलिस अधिकारी ने गोली चलाई, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। जब ये मामला बढ़ा तो सरकार बैकफुट पर आ गई और उसने उस पुलिस वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। होना तो यही चाहिए था ना, अगर कानून का राज है तो कानून के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। वीडियो फुटेज है, सब कुछ है, हर किसी को बोलने का हक है। लेकिन हुआ क्या? उल्टा दंगा शुरू हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़िए दोस्तों। इसी कहानी में जब चारों ओर दंगे हो रहे हैं, मीडिया दंगे के लिए उस पुलिस वाले को, फ्रांस की पुलिस को दोषी ठहरा रहा है। और जो विश्लेषण किया जा रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनकी बेरोजगारी और समाज में उनका पूरी तरीके से घुल मिल ना पाना, यही बड़ी वजह है। और इसके लिए भी फ्रांस की सरकार दोषी है। लेकिन उस समुदाय की सोच समझ पर कोई चर्चा नहीं हो पा रही है जो टॉलरेंस और मल्टी कल्चरलिज्म को अपनाने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। फ्रांस में ये जो दंगा हुआ ना, उससे ठीक कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे। उस दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा बड़ा ज्ञान दे रहे थे, बहुत कुछ सिखा रहे थे और ये बता रहे थे कि मोदी सरकार को, मतलब भारत सरकार को, अपने अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन आज वही बराक ओबामा फ्रांस को कुछ नहीं कह पा रहे हैं, कोई हिदायत भी नहीं दे पा रहे हैं, कोई कुछ सुझाव भी नहीं दे पा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ उन अल्पसंख्यकों को सारी सुविधाएं मिली हुई, सारे अधिकार मिले हुए, सब कुछ मिला हुआ है। एक डिलीवरी बॉय मर्सिडीज चला रहा था, आप इस बात को ध्यान में रखिए। लेकिन उसके बाद भी वो लड़का पुलिस के कानून को मानने को तैयार नहीं था। और यही वजह है दोस्तों कि जो दंगे हो रहे हैं ना, यूरोप के कई देशों में इस दंगों की वजह से मुस्लिमों पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन बराक ओबामा की जुबान तो बंद है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ इससे जुड़ी हुई, और मैं रिपोर्ट से ही पढ़ रहा हूँ। ब्रिटेन की पार्टी ब्रिटेन फर्स्ट के नेता पॉल गोल्डिंग ने फ्रांस की हिंसा का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, दंगाइयों ने फ्रांस के एक पुलिस स्टेशन पर रॉकेट वाले ग्रेनेड दागे। अगर यह गृह युद्ध नहीं है तो हम जानते हैं कि यह क्या है। इशारों में बात कर रहे हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री माटुस मोराविएकी, अब नाम बड़ा टफ है दोस्तों, उन्होंने फ्रांस के दंगों पर तंज कसा है
उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें जलता हुआ फ्रांस दिख रहा है और वहीं वीडियो के बीच में शांति और सुकून वाला पोलैंड है। और जानते हैं, यूरोप में पोलैंड उन देशों में से एक है जिसमें एक भी अवैध मुस्लिम शरणार्थी नहीं है। आगे बढ़िए। नीदरलैंड के दक्षिणपंथी सांसद गेर्ट विल्डर्स ने इस दंगे के कारण मुस्लिमों को निशाना बना रहे हैं वो, और उन्होंने शनिवार को एक ट्वीट करते हुए कहा, अगर आप जिहाद का आयात करेंगे तो हैरान मत होइए कि आप खिलाफत बन जाएंगे। और इतना ही नहीं, फ्रांस की पुलिस और पब्लिक में भारी गुस्सा है। जो चीज़ें हो रही हैं, राष्ट्रपति तो बड़ा लिबरल अप्रोच अपना रहे हैं, लेकिन वहाँ की पुलिस को यूनियन बनाने का अधिकार है, बोल रहे हैं हम बगावत कर देंगे। ऐसी परिस्थितियाँ हो रही हैं और पब्लिक में भी गुस्सा है दोस्तों, याद रखिए। और पब्लिक ने बकायदा उस पुलिस वाले के लिए जिसने गोली मारी थी उसके समर्थन में एक फंड कैंपेन शुरू किया, फंड रेजिंग कैंपेन। और देखते ही देखते 50,000 लोगों ने डोनेट किया और 10 लाख यूरो जमा हो गया। लेकिन बराक ओबामा इनमें से किसी भी देश, किसी भी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं और ना ही ज्ञान दे रहे हैं जहां मुस्लिम शरणार्थियों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। अब जब मैं आपको बराक ओबामा की बात कर रहा हूं ना, तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि ये चुप्पी क्यों है। ये चुप्पी इसलिए है दोस्तों क्योंकि जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तो उन्होंने भी अपने कार्यकाल के दौरान 6 मुस्लिम राष्ट्रों पर बमबारी की थी। तो ये तो बराक ओबामा का हाल है। और आज भारत के उस लेफ्ट लिबरल गैंग पर भी आइए दोस्तों, और मैं नाम आपको बता रहा हूँ, नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान और जितने लोग जो नेता हैं जिनको भारत में डर लगता था, जो इस तरह की बातें बोलते थे, आज वो फ्रांस की घटना पर चुप क्यों है, क्यों नहीं बोलते। ये जो घटनाएं हो रही, ये हिंसा हो रही है, जो लोग रोहिंग्या का समर्थन करते हैं, आज वो चुप क्यों है। हकीकत ये है दोस्तों कि भारत में सैकड़ों सालों से हर समुदाय एक परिवार की तरह रहता रहा है और सभी को अपने धर्म और संस्कृति के अनुसार जीने का मौका मिलता है, और ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये बात ध्यान रखिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज्ञान भारत के ही लोगों को पिलाने की कोशिश होती है। साथियों, भारत का मल्टीकल्चरलिज्म या फिर भारत का वसुधैव कुटुंबकम, दोनों की भावना एक जैसी है। सबको समान समझा जाए, सबको महत्व मिले, सब एक बराबर है, पूरी मानवता के बारे में एक जैसी सोच हो। लेकिन ये विचार तभी सक्सेसफुल हो सकता है, तभी रिलेवेंट हो सकता है उस समाज में जहाँ हर प्रकार के लोग रहते हैं। वहाँ तभी ये कारगर हो सकता है जब सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति में इसी भावना को आत्मसात करे, जब वो दूसरे के अस्तित्व को भी स्वीकृति दे, दूसरे की संस्कृति और भावना को भी महत्व दे। वरना अगर आप एक तरफा करेंगे तो फिर ये संस्कृति का जो की लड़ाई है, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर है, ये तो ऐसे ही दिखता रहेगा ना। तो उम्मीद है दोस्तों, फ्रांस की घटना जिस तरीके से घटित हो रही है और जिस तरीके से इसका दायरा बढ़ता चला जा रहा है, ये जो लेफ्ट लिबरल मीडिया है इस पर भी कुछ देखेगा, सोचेगा, विचारेगा और उस पर सही मायने में अपनी राय व्यक्त कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।